नमस्कार, मैं नुपुर जारूरी जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं के लिए उगाए उन्नत तकनीक से वर्ष भर हरा चारा। झरबेरा फसल में किए जाने वाले कार्य। पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन मिले, इसके लिए ये जरूरी है कि पशुओं का आहार प्रबंधन सही तरीके से हो। लेकिन पशु आहार तभी संतुलित हो पाएगा जब इनके लिए हरे चारे वाली फसलों को उगाकर खिलाया जाए। तो आप पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा कैसे उगाए, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ A.K. वर्मा। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है कि पशुपालन में हरे चारे का प्रबंधन किसान भाई किस तरह से करें। हरा चारा पशुपालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अगर किसान भाई हरा चारा प्रबंधन करने में सफल नहीं होते हैं तो कई बार वो एक सफल पशुपालक भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आजकल हरे चारे प्रबंधन की कमी की वजह से पशुओं में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि पशुओं को जो मुख्य पोषक तत्व मिलते हैं, खनिज लवण या विटामिन्स, वो सामान्यतः उन्हें हरे चारे के माध्यम से ही मिल सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों के पास पूरे साल भर हरा चारा उपलब्ध ना होने की वजह से कई बार पशुओं में इनकी कमी आती है। इन पोषक तत्वों की कमी की वजह से पशुओं में बांसपन की समस्या, बच्चा देने के बाद जेर न डालना या बच्चा देने के बाद सरसाम की समस्या या पशु का गर्मी पर ना आना, इस तरह की कई समस्याएं सामने आती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किसान भाई किस तरह से पूरे साल भर अपने घर पर अपने पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके कई विकल्प हैं। एक अजोला बहुत अच्छा विकल्प है हरे चारे के लिए, जिसको किसान भाई पूरे साल भर अपने घर पर उगा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है या तो आप पॉलीथीन की सीट बिछा करके आप इसको उगा सकते हैं या फिर आप पक्की खेल बना सकते हैं। इसकी गहराई 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, लंबाई 10 से 12 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट होनी चाहिए। इसमें उसके बाद में हमें खेत की मिट्टी डालनी पड़ती है 25 से 30 किलो, और उसके बाद में हम इसमें 5 से 7 किलो पशुओं का गोबर डालते हैं और 1 से 2 दिन तक उसमें पानी भर के छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम इसमें बीज डालते हैं। पशुओं को वर्ष भर हरा चारा खिलाने के लिए अजोला की उन्नत प्रजातियों को उगाना अच्छा रहता है, जैसे अजोला पित्रेटा, कैरोलिना माइक्रोफिला इत्यादि। अजोला उगाने के लिए क्यारी का आकार लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट, गहराई 1 फीट की बनानी चाहिए और प्रति क्यारी में 2 किलो अजोला डालते हैं। इस प्रकार से तैयार अजोला को निकालने के बाद उसे पानी से धोकर बांटे के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाना चाहिए। अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व इस प्रकार से हैं: प्रोटीन 25 से 35%, खनिज लवण 10 से 15%, अमीनो एसिड 5 से 7%। एक गाय या भैंस को 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन अजोला खिलाएं। इस तरह से पशुपालक अजोला अपने घर के आसपास उगाकर पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। और बीज डालने के 10 से 15 दिन के बाद प्रतिदिन इसमें से 1.5 से 2 किलो अजोला पशुओं के लिए हम निकाल सकते हैं। प्रत्येक पशु को अगर हम 400 से 500 ग्राम अजोला पर डे खिलाते हैं तो उनके लिए पर्याप्त हो जाता है। अगर हमारे पास उत्पादन ज़्यादा है तो हम 1 से 2 किलो तक भी अजोला पशुओं को खिला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो उसमें नेपियर बाजरा आता है, जिसकी गांठें लगाई जाती हैं, जिसमें एक बार अगर आप उसकी गांठ लगाते हैं 3 से 4 साल तक हरा चारा आप इससे ले सकते हैं। 1 साल में 4 से 5 कटिंग कर सकते हैं आप। और इसका लगाने का तरीका है, एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 3 फीट होनी चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए।
नेपियर घास उगाकर पशुओं को खिला सकते हैं। साल भर हरा चारा। नेपियर घास की खेती के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इसकी उन्नत किस्मों को लगाते हैं। नेपियर घास की उन्नत प्रजातियां CO1, CO2, CO3, CO4। नेपियर घास लगाने की सही विधि। नेपियर घास के लिए प्रति हेक्टेयर 40,000 जड़ों की आवश्यकता होती है और दूरी इस प्रकार से है। कतार से कतार की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए लगाते हैं। नेपियर घास की रोपाई के 70 से 90 दिन बाद पहली कटाई करनी चाहिए। नेपियर घास को एक बार लगाकर कई वर्षों तक आसानी से हरे चारे का उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से एक गांठ से लगभग 40 से 50 फुटान निकलती है। इसकी हाइट भी काफ़ी बढ़ती है, 12 से 14 फीट तक इसकी लंबाई होती है। तो इससे जो चारा की मात्रा है वो काफ़ी हद तक मिल जाती है। तो किसान भाई पूरे साल भर हाइब्रिड नेपियर बाजरा को भी अपने पशुओं के हरे चारे के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक गिनी घास होती है, इसकी भी अगर हम स्लिप लगाते हैं, इसकी स्लिप लगाने का जो तरीका है वो एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 3 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 3 फीट होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे नेपियर घास गुच्छों में बढ़ती है, उसी तरह से इसकी भी जड़ों से गुच्छों का विकास होता है और आगे चलकर इससे भी किसान भाइयों को हरा चारा मिलता है। इस तरह से अगर किसान भाई इन सभी हरे चारों को मिक्स करके अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उनमें आने वाली जो पोषक तत्वों से समस्याएं हैं वो नहीं आएंगी और उनसे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, बांसपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से हरा चारा प्रबंधन डेयरी व्यवसाय के लिए आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। झरबेरा फूल की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही किसान प्राप्त कर सकते हैं जो कि फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को समय पर करते हैं। तो चलिए इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर NK सिंह से। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पॉली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पॉली हाउस में जरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जहाँ जरबेरा हम लगाते हैं वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पॉली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो हमारे खरपतवार हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। अगर हम जितनी साफ सफाई पॉली हाउस के अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉली हाउस के अंदर जो हम जरबेरा की खेती करते हैं उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉली हाउस में जरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों,
पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक जो कि हमारे एनपीके अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें एनपीके 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जब तक हम पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे, हमारी फसल की पैदावार फूलों की अच्छी नहीं होगी जरबेरा की। और किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में देखा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ज्यादा मांग रहती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों, हमें जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पर्णी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के हमें ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और पोषक तत्वों की कमी के किसी प्रकार के लक्षण परिलक्षित न हो पाए। बहुत सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि जरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमजोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित हमको करने के लिए किसान भाइयों, हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है, इसमें मिल्ड्यू रोग का, दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों आसमान में बादल छाए रहने, मध्यम वर्षा की संभावना है। हवा की गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने तथा अधिकतम तापमान 36 से 38 एवं न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 67 से 84% तक एवं न्यूनतम 33 से 45% रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि कृषि कार्यों के दौरान मास्क का उपयोग
साबुन से हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आपके क्षेत्र में टिड्डियों का प्रकोप होने पर इसकी जानकारी कृषि अधिकारियों को देवें व उनका सहयोग करें। टिड्डियों को खेतों में बैठने से रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करें व थालियां, ढोल, नगाड़े, लाउड स्पीकर या दूसरी चीजों के माध्यम से जोर जोर से आवाज या शोर उत्पन्न करें। किसान भाई खरीफ की बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें व खरीफ की बुआई के लिए विश्वसनीय स्रोतों से मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार एवं मूंग उड़द के उन्नत बीजों की व्यवस्था कर लें ताकि मानसून के आते ही जल्द से बुआई की जा सके। बुआई से पहले बीजों को पहले फफूंदनाशी और कीटनाशी से उपचारित अवश्य करें। मक्का की उन्नत किस्मों में प्रताप Q, PM1, HUPM1, HQPM5, PEHM2 और प्रताप शंकर, मक्का 1, बायो 9637, बायो 9681, नवजोत, प्रताप मक्का 3, प्रताप मक्का 9 आदि में से किसी बीज का चुनाव करें। सोयाबीन की उन्नत किस्मों में प्रताप सोया 1, प्रताप राज सोया 2, NRC 37, JS 335, JS 71-5, JS 9560, RKS 45 आदि में से किसी किस्म का चुनाव करें। मूंगफली की उन्नत किस्मों में प्रताप मूंगफली 1, प्रताप मूंगफली 2, JL 24, GG 2, RG 141, J 38, DH 86, TGA 37, TG 37A, प्रताप राज मूंगफली, TAG 24, GP BD 4, RG 424 में से किसी किस्म का चुनाव करें। ज्वार की उन्नत किस्मों में CSV 15, CSB 17, प्रताप ज्वार 1430, CSB 23। देखिए, ड्रम सीडर जो होता है वो एक आयरन मेड लोहे का बना होता है, जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का इसमें एक रोलर लगा होता है, जिसमें कि बाहर ग्रुप एक पेक्स टाइप के जो है मुड़े हुए इसमें जो खुटियां लगी होती हैं, और उन रोलर में जो है बेलन में ये छेद होते हैं छोटे छोटे, और इसमें एक हैंडल होता है जो कि मैनुअल ऑपरेटेड होता है। किसान भाइयों, आपने इस यंत्र के बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस यंत्र का प्रयोग करें क्यों? तो किसान भाइयों, ड्रम सीडर से धान की बुआई करने पर नर्सरी और रुपाई पर होने वाला खर्चा बचता है। कम पानी में भी फसल की उचित बढ़वार होती है। ऊपरी जमीन जहां पर पानी जल्दी सूख जाता है, वहां भी इस विधि से बुआई करने पर धान की अच्छी उपज मिलती है। इस विधि में देर से बुआई करने पर भी फसल की उचित बढ़वार होती है और उपज भी आशा के अनुरूप मिलती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितना हम रुपाई करके फसलों से उपज पाते हैं, उतनी ही उपज इस विधि को भी अपनाकर ले सकते हैं। ये एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिससे कि धान की सीधी लाइन में बुआई के काम आता है, और कई कतार में एक साथ लाइन में धान की बुआई इससे किया जाता है। इस यंत्र से बुआई करने पर 1 एकड़ के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस विधि से बुआई के लिए कम अवधि की प्रजातियों का चयन करना होता है, जो कि 100 से 120 दिन में तैयार होती हैं। जिस खेत में ड्रम सीडर से धान की बुआई करनी है, तो सर्वप्रथम जो है वो खेत अच्छी दशा में जुताई किया हुआ हो, पडलिंग किया हुआ हो, जैसे कि मचाई किया हुआ हो, पानी लेव लगा करके अच्छी तरह जुताई करके उसको लेबल कर दें, हेंगा पाटा दे करके। इसके बाद जिस खेत में इसको ड्रम सीडर से बुआई करना है, उसमें का पानी बाहर निकाल दें, क्योंकि इसमें बुआई करते समय ये क्लियर आइडिया रहे कि हमारा धान की लाइन में बुआई हो रहा है, धान गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। इसके पूर्व जिस धान की बुआई करना है ड्रम सीडर से, उसको पहले से नमी के साथ जैसे पानी छिड़क करके और उसको छाए में फैला दें, जिससे कि वो पूरा अच्छी दशा में भरक जाए, यानी ऐसा हो जाए कि जो ड्रम से गिरते वक्त वो फंसने न पावे।
इसके बाद उसमें ऐसी इसको गीले बोरे में भी इसको ढक सकते हैं और थोड़ा सा जमाव की तरफ अग्रसर हो। अंकुरण का जो ऊपर का भाग होता है वो ज़्यादा अंकुरित न हो, क्योंकि जब रोलर चलता है किसान भाई जो है उसको खींचते हैं तो बड़े अंकुरण होने के कारण वो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल अंकुरित दशा में होने वाला हो ऐसे बीज, धान के बीज को रोलर में भर करके उसमें ड्रम सीडर में, और इसके बाद तैयार खेत में हैंडल पकड़ करके उसको खींचते हैं और उसमें जो कीचड़ में उसका ग्रूव है जो नीचे धंसता है रोलर का, और उसमें बीज जो उसके छेद होल बने हुए हैं उसमें से 1 बाय 1 करके जितने लाइनों में होल बना है उसे गिरते रहते हैं और ज़मीन में उचित गहराई तक जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर, लगभग 5-5.5 सेंटीमीटर गहराई तक बुआई हुआ था, 5 से 6 सेंटीमीटर उतनी गहराई तक बीज पड़ते हैं। और लाइन में एक साथ कई लाइनों में बोवाई होता है। चूंकि एक साथ में कई लाइन में बोवाई होता है धान का, इसलिए कम समय में अधिक क्षेत्रफल में बोवाई का काम हो जाता है, जिससे कि श्रम और श्रमिक, धान की खेती बड़ी खर्चीली होती है, इसमें श्रम और समय अधिक लगता है। इसलिए ड्रम सीडर से श्रम और श्रमिक की भी 60-65% तक बचत होता है और बीजों का जो है फिर पौधा जो है उसका जमाव अच्छा होता है और बढ़वार विकास अच्छा होता है, क्योंकि एक नियम से तौर तरीके से ड्रम सीडर से बोवाई होता है। अपनी लागत में काफ़ी करीब इससे जो है लागत में 65-70% बचत होता है और उत्पादन में 3 से 4 कुंटल का इजाफा होता है। इस पर जो है सरकार हमारा जो है जितने भी हमारे पूरे देश में या कृषि विभाग के जो विभिन्न जनपदों में यह सुविधा किसान भाइयों को अनुमन कराई जा रही है, जो कि छूट के तहत है। किसान भाई अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।